पत्रकारीय लेखन अखबार या फिर अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले जो पत्रकार होते हैं अपने दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक न्यूज़पेपर है, इसमें आप जो न्यूज़ देखते हैं या फिर आप इंटरनेट पे जो है न्यूज़ देख रहे हैं या फिर आप टेलीविज़न पे देख रहे हैं, कई माध्यम है हमारे पास जो अखबार और समाचार पाने के, उन सब के लिए जो लेख लिखा जाता है, विभिन्न तरीकों का जो इस्तेमाल किया जाता है दर्शकों के लिए भी और श्रोताओं के लिए। रेडियो है उससे भी जो है हम सुनते हैं न्यूज़। तो इन सब के लिए जो है एक पहले फॉर्मेट तैयार किया जाता है, फिर आपका एक न्यूज़ तैयार होता है, देन आपको रेडियो है तो उस पर सुनाया जाएगा, टीवी है तो उसको किस तरीके से प्लान करके दिखाने के लिए भी, क्योंकि टीवी जो है देखने का और सुनने का दोनों का माध्यम है। इंटरनेट पे आप सर्च करते हैं, न्यूज़पेपर से आप डायरेक्ट पढ़ते हैं, तो इन सब के लिए क्या है, सारी चीज़ें पहले से तैयार की जाती हैं। तो इसलिए पत्रकारीय लेखन क्या होता है कि अखबार या फिर जो अन्य समाचार के माध्यम है उसमें जब काम करने वाले पत्रकार लोग होते हैं वो अपने दर्शकों के लिए और श्रोताओं के तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करने के जो तरीके हैं उन्हीं को पत्रकारीय लेखन कहते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको ये समझ में आ गया कि पत्रकारीय लेखन होता क्या है आखिर। अब यहाँ पर हम अगली बात ये समझेंगे कि पत्रकारीय लेखन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो क्या क्या हैं। पहला कि ये पत्रकारीय जो लेखन है उसमें जो लेखन शैली है, जो लिखने का जो तरीका है वो सरल होना चाहिए, सरस होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। आप देखेंगे कि हमने कहानी का सेक्शन पढ़ा है, नाटक का सेक्शन पढ़ा है, उसमें सब में भाषा शैली, संवाद जो है, वो कथानक जो है, सबको आप देखेंगे सरल, सहज, सरज और सरस और रोचक ही बताया जाता है। क्यों? इसके पीछे का क्या कारण है? कहानी नाटक देखने वाला जो है आप एक बार कह भी सकते हैं कि एक उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, लेकिन एट लीस्ट रेडियो तो हर कोई सुन लेता है। रेडियो पे आप देख सकते हैं कि न्यूज़ वगैरह सुनते हैं लोग, गाने सुनते हैं, मैच सुनते हैं, तो हर वर्ग का व्यक्ति जो है जो रेडियो है वो अफोर्ड कर ही लेता है। और टीवी तो हर किसी की, आज की डेट की बात करें तो टीवी तो सबके पास है, न्यूज़पेपर सबके पास है, नेट सर्फिंग सब करते हैं, तो कोई किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। तो बात कहने की का मतलब ये है कि हर वर्ग का व्यक्ति, हर वर्ग का मतलब जो बहुत पढ़ा लिखा है वो भी और जो कम पढ़ा लिखा है वो भी आपसे जुड़ा हुआ है। और कम पढ़े लिखों की तादाद ज़्यादा है और ज़्यादा पढ़े लिखे की तादाद बहुत कम है। तो जिनकी तादाद ज़्यादा है वो लोग सरल, सहज, सरस और रोचकता बनी हुई ऐसी चीज़ों को ही अपने यूज़ में लाते हैं। तो अगर आपके न्यूज़पेपर में इतनी टफेस्ट भाषा लिख दोगे कि आम आदमी उसे समझ ही नहीं पा रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा है फिर। नॉट टीवी में अगर आप ऐसे न्यूज़ चलाएंगे जिसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले जा रहे हैं, तो आपके सामने अगर हिंदी और इंग्लिश का न्यूज़ चल रहा होगा तो भारतीय ज़्यादातर हिंदी न्यूज़ चैनल ही देखते हैं, परसेंटेज इसकी आपको ज़्यादा मिलेगी। अब अगर हिंदी भाषा में भी बात की जाए तो जहाँ सरल भाषा में जो बताया जाएगा वहाँ पर लोग उसको ही प्रेफर करेंगे। तो इसलिए जो है पाठकों को ध्यान में रखकर या फिर दर्शकों को ध्यान में, पाठक जो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, दर्शक जो टीवी देखते हैं, श्रोता जो रेडियो सुनते हैं, तो इसलिए आपके पास ये वर्ग ज़्यादा है, तो इसके लिए ये हमारी बातें ज़्यादा समझ सके अच्छी तरीके से, इसलिए चीज़ों को हमें सरल, सरस और रोचक रखनी होती है। दूसरा, भाषा जो है आम बोलचाल वाली होनी चाहिए, वही बात है, वही रीज़न है इसका भी। तीसरा, अलंकारिक और क्लिष्ट संस्कृत शब्दावली के प्रयोग से बचना चाहिए। अलंकारों का इस्तेमाल करते हुए भाषा का प्रयोग करना, क्लिष्ट यानी कठिन संस्कृत के जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। वही सेम रीज़न है। क्यों? किस लिए? क्योंकि हर एक वर्ग का व्यक्ति जो है हमारे इस कंटेंट को ले सके, आराम से समझ सके। अगला पॉइंट है, वाक्य जो है संक्षिप्त होने चाहिए और सहज होने चाहिए। संक्षिप्त यानी छोटे होने चाहिए, वही सेम रीज़न है क्यों होने चाहिए। तो पत्रकारीय लेखन के जो है महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब है हमारे पास समाचार लेखन। समाचार लेखन क्या होता है? समाचार लेखन हिंदी भाषा में प्रचलित समाचार अंग्रेजी भाषा के न्यूज़ का पर्याय है। पर्याय यानी सिनोनिम है। न्यूज़ शब्द जो है वो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के नामों का संक्षिप्त रूप है।
अब नॉर्थ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नॉर्थ से ही न्यूज़ आएगी, ईस्ट से ही आएगी, वेस्ट से ही आएगी, साउथ से ही आएगी, इनके बीच में भी जगह होती हैं, दिशाएं होती हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक कॉर्नर को भी कवर देश के हर हिस्से को कवर किया जाएगा। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया दे जाता है कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सब की न्यूज़ जो है तैयार होती है, जो वो हम तक पहुंचती है। तो न्यूज़ इसी से बना है शब्द। तो इसके नामों का ये संक्षिप्त रूप है, यानी कि ये इसका छोटा रूप है। अतः समाचार का जो संबंध है वह चारों दिशाओं से होता है। मनुष्य को अपने आसपास के समाज एवं देश दुनिया की जो घटनाएं हैं उसकी जानकारी समाचारों से ही प्राप्त होती है। ये सूचना परक तथा तथ्यात्मक होते हैं। सूचना परक यानी कि यहाँ पे आपको सारी इन्फोज मिलती हैं, और जो तथ्य होते हैं यानी कि डेटा जो भी बोल लीजिए, तो डेटाज के साथ होती हैं। अब एक जगह पे बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, कितने लोग की मृत्यु हुई, कितने लोग घायल हुए, कितने परसेंट घायल हुए, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग लापता है। तो ये जो आपको डाटा दिया जा रहा है, जो मेन ये है, तो ये न्यूज़ में हमें क्या मिलती है, पहले इन्फॉर्मेशन मिली कि इस जगह पे दुर्घटना हुई है, और फिर उसके बाद डेटा के साथ हमारे सामने चीज़ें पेश हुई। तो न्यूज़ क्या है, जो सूचना परक हो और जो तथ्यात्मक हो, इनकी प्रस्तुति का तरीका महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से समाचार लेखन ये है। समाचार लेखन के अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। बेहतर समाचार के लिए 6 तत्व होते हैं। कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कौन, क्या। ये जो सारे शब्द हैं आप अपनी डेली लाइफ में खुद ही इस्तेमाल करते हैं। इनको ना आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत है, ना आपको रटने की ज़रूरत है। एक बार आप ट्राई करें। आप मान लीजिए आप अपने दोस्त से बात करते हैं, आप किसी एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जाने अनजाने आप इन सारे प्रश्नों का इस्तेमाल कर लेते हैं। कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कौन, क्या। अब बहुत ही रैंडम कॉन्वर्सेशन को लेके ना चले यहाँ पर, लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ की ईगरली जो है जानकारी लेनी होती है, तो आप ये सारे क्वेश्चन पुट कर लेते हैं नेचुरली। तो न्यूज़ भी क्या है, जब आपके पास ये सारे क्वेश्चन के जवाब आ जाएंगे तो आपको किसी भी विषय की एक संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। तो इसलिए हम आपके जो पाठ्यक्रम है इनको 6 ककार के नाम से बताया गया है, इस टॉपिक को जो है कवर किया गया है। तो न्यूज़ में जो है हमारे लिए इनकी बहुत महत्वता है। तो ये नितांत आवश्यक है किसी भी समाचार लेखन के लिए। दूसरा पॉइंट है, समाचार का मुख्य लक्ष्य जो होता है पाठकों को सूचना देना होता है। जाहिर है, सूचना लेने के लिए कि कल हमारे देश में क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटित हुआ है, सरकार हमारे लिए और कौन से नियम ला रही है या क्या कर रही है हमारे लिए, देश विदेश में क्या चल रहा है, तो ये सब सूचना ही होती है। नेक्स्ट, ये तथ्यों का संकलन होता है। तथ्यों का यानी डेटाज जो है हमारे, वो कलेक्टिव डाटाज होते हैं जो हमें इस फॉर्म में मिल जाते हैं। इसके बाद शीर्षक दिया जाता है, फिर इस शीर्षक के बाद सूत्र होता है, और फिर यह 2 प्रकार विलोम स्तूपी पद्धति तथा ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति में लिखा जाता है। विलोम और ऊर्ध्व पद्धति आपने अपनी बुक्स में जब हमने ये चैप्टर डिस्कस किया है तो वहाँ पर हमने इसको पढ़ा है, जिसको पिरामिड शैली, और ये इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं हुई लेकिन इसकी चर्चा बहुत हुई है क्योंकि न्यूज़पेपर्स जो है उसमें इसी शैली का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो ये विलोम स्तूपी है और ऊर्ध्व स्तूपी है। तो ये डायग्राम से आप इसको एक बार कनेक्ट कर लें कि ये विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो विलोम का मतलब उल्टा, तो ये जो आप देखेंगे ये उल्टा बना हुआ है, तो ये विलोम है, स्तूपी पद्धति है। तो या तो आपको पिरामिड शैली पूछेंगे या तो विलोम स्तूपी पद्धति, तो दोनों नाम आप याद रखें, दोनों एक ही चीज़ है। इसकी भाषा सरल तथा सहज होनी चाहिए, सेम वही रीज़न है। क्यों? आमुख लिखने के बाद समाचार का विस्तार प्रस्तुत किया जाता है। आमुख यानी कि जब किसी भी टॉपिक को शुरू किया जाता है तो उसका शुरुआत जो है वो आमुख होता है, आमुख कहते हैं उसे। तो किसी भी चीज़ का, आप सिर्फ न्यूज़पेपर की बात मत कीजिए, आप तो अपने अगर आपके क्वेश्चन पेपर में निबंध आ रहा है, अनुच्छेद आ रहा है, तो आप उसकी शुरुआत बहुत अच्छी लिखेंगे जिससे कि शुरू में ही आपका निबंध या अनुच्छेद जो है बहुत अच्छा लग जाए। उसके बाद बीच में आप और भी डिटेल्स डालते हैं, आपके पास नहीं भी होता तो आप रैंडम चीज़ें भी लिखने लग जाते हैं उसमें। तो क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें यही करना है, पर बात है एक कि आमुख लिखने के बाद समाचार का विस्तार प्रस्तुत किया जाता है। तो पहले आमुख आता है, फिर विस्तार आता है, अंत में निष्कर्ष लिखा जाता है। तो ये स्टेप्स फॉलो करते हुए एक समाचार तैयार होता है हमारा। प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, समाचार बोध से आप क्या समझते हैं? समाचार बोध का मतलब होता है समझ यानी कि समाचार से आप क्या समझते हैं? महत्व
उत्सुकता और रोचकता के आधार पर समाचार महत्वपूर्ण होता है, साथ ही यह भी कि वह घटना या स्थिति समाचार बनने योग्य है या नहीं। यानी आपके पास एक न्यूज़ है, अब वो ऐसी न्यूज़ है कि क्या ऐसा टॉपिक है कि क्या वो बताने लायक है या नहीं है, या फिर वो समाचार बनने लायक है या नहीं है। यानी कौन कौन से समाचार जो है हमारे जो पाठक हैं, श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, उन तक पहुंचने चाहिए, जो देश के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस चीज़ की समझ होना भी बहुत ज़रूरी है एक समाचार को बनाने के लिए। तो साथ ही यह भी कि वह घटना या स्थिति जो है समाचार बनने योग्य है या नहीं, तो उसमें महत्व होना चाहिए, उसके लिए उत्सुकता होनी चाहिए और रोचकता होनी चाहिए। उसके आधार पर समाचार महत्वपूर्ण होता है। समाचार बनने की प्राथमिकता ही समाचार बोध है। समाचार बोध ही समाचार को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करता है। यानी कि जो समाचार है वो वैल्यूएबल है, उसमें ये पॉइंट्स हैं कि नहीं, कि वो महत्व है रखता है कि नहीं, उसमें उत्सुकता है या नहीं, ईगरनेस है कि नहीं, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं या नहीं। मान लीजिए कि बजट के बारे में आने वाला है, लोग उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये एक न्यूज़ है, ये समाचार बन सकती है और इसको भेजना ही चाहिए। अब अगर कल किसी ने हम यूट्यूब पे वीलॉग चैनल बना के उसको अपलोड किया है, नहीं किया है, तो ये तो कोई न्यूज़ नहीं हो सकती है। जैसा कि लोग बहुत वीलॉग्स बनाने भी लगे हैं और देखने भी लगे हैं, उस बेस पर ये एक आपका एक एग्जाम्पल तैयार हुआ है। तो इस तरीके से जो है समाचार बोध से आप क्या समझते हैं, ये हमारे सामने हुआ कि कोई भी टॉपिक जो है वो समाचार बनने लायक है या नहीं, इसकी समझ होना जो है वो समाचार बोध कहलाता है। तो बोध का मतलब ही होता है समझ। अगला प्रश्न लेंगे, संपादकीय लेखन से आप क्या समझते हैं। संपादकीय एडिटोरियल पेज जानते हैं सब, जहां पर कोई भी जो एडिटर होता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू उस पेज पर होता है, जो मेन चीज़ें होती हैं उस न्यूज़पेपर की जान होती है, वो एडिटोरियल पेज। हिंदी में उसको संपादकीय पेज बोलते हैं। संपादकीय अर्थात संपादक का दृष्टिकोण, यानी कि उस पेज पर जो संपादक होता है, न्यूज़पेपर का एडिटर होता है, वो उसका दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। संपादक जिस पृष्ठ पर विभिन्न घटनाओं या समाचारों पर अपनी राय प्रकट करता है उसे संपादकीय कहा जाता है। इसे लिखने का अधिकतर केवल समाचार पत्र के संपादक और सहायक संपादकों को ही इसका हक होता है। यानी कि ये जो एडिटर और जो उसके और सहायक एडिटर्स होते हैं, उन्हीं के पास इसका हक होता है उस एडिटोरियल पेज को लिखने का। प्रश्न नंबर 3, समाचार में आमुख किसे कहते हैं। अभी जैसे कि पिछले प्रश्न में हमने डिस्कस किया है कि किसी भी टॉपिक की शुरुआती दौर जो हम लिखते हैं उसको आमुख कहा जाता है। उसके बाद वो फिर जो है विस्तार होता है, फिर उसके बाद निष्कर्ष होता है। तो समाचार में आमुख किसे कहते हैं। समाचार का वह भाग पढ़कर एक दृष्टि में पूरे घटनाक्रम और समाचार की जानकारी मिल जाए उसे आमुख कहते हैं। इसमें समाचार जो है प्रस्तुति के 6 ककारों में से अधिकतम की झलक मिलनी चाहिए। यानी कि जो अभी हमने 6 प्रश्न पढ़े थे कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सारी चीज़ें, उस आमुख में ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर जो है शामिल हो जाने चाहिए, उस शुरुआत में ही, उस आमुख में ही आ जाने चाहिए। आमुख को पढ़कर ही समाचार की संक्षिप्त जानकारी मिल जाती है और आमुख को अंग्रेजी में इंट्रो कहते हैं या इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। तो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आमुख का मतलब क्या है। शुरुआती जो उसका लाइन्स होती हैं या पैराग्राफ होता है उसको आमुख कहते हैं, या फिर इंग्लिश में आप उसे इंट्रो कह लीजिए या इंट्रोडक्शन कह लीजिए। उसी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में ही हमारे उन 6 ककारों का जवाब जो है मिल जाना चाहिए, तभी आप न्यूज़ जो है स्टेप वाइज सही लिख रहे हैं या बना रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, समाचार लेखन में किन 4 सकारों का इस्तेमाल का ध्यान रखना आवश्यक होता है। किन 4 सकारों का, अब क्या है ये 4 सकार। समाचार लेखन में 4 सकारों को ध्यान जो है रखना आवश्यक होता है। पहला की सत्यता, अर्थात समाचार सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हम समाचार क्यों पढ़ते हैं, विदाउट एनी डाउट हम समाचार पढ़ते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। ये समाचार आ रहा है मतलब इसमें रियलिटी है, ये कुछ झूठ नहीं है, फेक न्यूज़ नहीं है। तो सत्यता तो पहला पॉइंट बिना किसी डाउट के होना ही चाहिए किसी न्यूज़ में। तो ये हमारे पास 4 सकार की बात की गई है। सकार मतलब जो 4 ऐसे वर्ड्स जो सा से शुरू होते हैं और वो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं समाचार लेखन के, यानी ये उनमें होने ही चाहिए। तो पहला क्या था, सत्यता। दूसरा क्या है, स्पष्टता, ये भी सा से शुरू हो रहा है।
स्पष्टता मतलब चीज़ें जो है समझ में आ जाए, स्पष्ट साफ तौर पर कह दी जाए जो समाचार में। स्पष्टता अर्थात समाचार अपने अर्थ को सरलता से समझा सके। तीसरा पॉइंट संक्षिप्त, ये भी सा से शुरू हो रहा है। संक्षिप्त यानी छोटा रूप, अर्थात समाचार को अत्यधिक विस्तार से बचना चाहिए। पूरे एक पेज पे आप एक न्यूज़ नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक टॉपिक में इतनी पावर होती है कि आप उसको जितना मर्जी डिस्कस कर ले, जितना मर्जी उसके बारे में लिख लें। तो हमारे पास ना तो न्यूज़पेपर में इतनी जगह होती है, ना इतना समय, और ना ही कोई भी पाठक एक पूरा पेज एक ही विषय को पढ़ेगा। चौथा सुरुचि, ये भी सा से शुरू है। सुरुचि यानी कि फुली इंटरेस्ट हो, अर्थात समाचार की जो भाषा है, शैली है एवं प्रस्तुति जो है वो रोचक होनी चाहिए। तो इसलिए सुरुचि होनी चाहिए उसमें, यानी लोगों की रुचि बनी रहे, ऐसा गुण होना चाहिए। तो ये 4 सकार हैं। 6 ककार और 4 सकार, ये सारी चीज़ें तो आप पक्का ही याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5, समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं? समाचार लेखन जो है 2 प्रकार की पद्धतियों से लिखा जाता है, विलोम स्तूपी और ऊर्ध्व स्तूपी। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। विलोम स्तूपी ये है जिसको पिरामिड शैली बोला जाता है, और ये ऊर्ध्व स्तूपी है। तो यही 2 शैली पर जो है समाचार लिखा जाता है। विलोम स्तूपी पद्धति में समाचार लिखते हुए चरमोत्कर्ष प्रारंभ में दिया जाता है। चरमोत्कर्ष यानी कॉन्क्लूजन। अक्सर कंक्लूजन कब दिया जाता है? पूरी चीज़ें जब आप लिख दे, सारा डिटेल दे दे, देन आप लास्ट में कंक्लूजन देते हैं। लेकिन जो बेस्ट शैली होती है समाचार लिखने की, वो होती है विलोम स्तूपी यानी पिरामिड शैली। इस पिरामिड शैली को जो है दूसरे जो इसका सिनोनिम है उसको विलोम स्तूपी। विलोम का मतलब होता है उल्टा। ये आप देखेंगे उल्टा बना हुआ है, तो इसमें काम भी उल्टे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पहले ही कंक्लूजन दे दिया जाता है, देन आपको डिटेल्स दी जाती हैं। अब कंक्लूजन पहले क्यों दे दिया जाता है? जिससे कि लोग जो ईगरली जानना चाहते हैं वो पहले ही पैराग्राफ में उनको पता लग जाए, फिर वो शांत होकर पूरी डिटेल पढ़ लेते हैं। घटनाक्रम अंत में दिया जाता है। ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति में महत्वपूर्ण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण के क्रमों में तथ्यों को समाचार में प्रस्तुत किया जाए, और इसमें वही नॉर्मल तरीका होता है कि धीरे धीरे डिटेल्स आएंगी, देन कंक्लूजन पे आओगे आप, फिर आपको पूरी बात समझाई जाएगी कि हाँ आखिर में ये सब चीज़ें जो है इस तरीके से हुई हैं। प्रश्न नंबर 1, संपादन के तत्वों में वस्तुपरकता को स्पष्ट कीजिए। संपादन यानी कि जब किसी भी न्यूज़पेपर को, समाचार को संपादित किया जाता है तो उसके जो तत्व हैं उसके बारे में हमें बताना है कि उसके तत्व कितने जरूरी है। समाचार में जो वस्तुपरकता का संबंध है वो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मूल्यों से अधिक है। वस्तुपरकता का तात्पर्य यह है कि पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों का जो संकलन है, तथ्यों का यानी जो डाटा वो कलेक्ट करता है और उसे प्रस्तुत करते हुए अपने आकलन, अपनी धारणा और विचारों से प्रभावित ना होने दे। यानी कि जो वस्तुपरकता का मतलब है कि वो रियलिटी, जो रियल डेटाज हैं उसका कलेक्शन करके उसको एज इट इज़ पेश किया जाए, और जो उस न्यूज़ को तैयार कर रहा है, समाचार को तैयार कर रहा है, वो उसमें अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ना दे। तो इसलिए उस तथ्यों का संकलन तो करे और उसे प्रस्तुत करते हुए वो अपना आकलन ना बताए, और ना ही अपनी धारणा बताए, और ना ही अपने विचार से उसको प्रभावित होने दे। समाचार है निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष यानी किसी भी पक्ष में नहीं होना चाहिए, और उस डाटा को प्योरेस्ट फॉर्म में कलेक्ट करके एज इट इज उसको पेश करना जो है वो वस्तुपरकता का परिचय देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी न्यूज़ जो है उसमें वस्तुपरकता का क्या मतलब होता है कि जो डेटा कलेक्ट किए गए हैं उसको रियल रखना है, उसको एज इट इज़ देना है। जो डेटा लेकर कलेक्ट करके न्यूज़ बनाने वाला बंदा है उसको अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देने हैं उसमें, क्योंकि हम किसी पर्सनल किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए न्यूज़ नहीं सुन रहे होते। उसमें रियलिटी क्या है, एक्चुअल बात क्या है, फैक्चुअल चीज़ें हम जानने के लिए उस न्यूज़ को सुनते हैं। तो इसीलिए न्यूज़ इस तरीके से ही तैयार होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, उल्टा पिरामिड शैली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उल्टा पिरामिड शैली के बारे में हमने पढ़ा। उल्टा पिरामिड शैली और विलोम, इसको स्तूपी जो नाम और इसको दिया गया है वो है, और इसको ये भी बताया पिछले प्रश्न में ही हमने कि जो है ये जिस तरीके से देखने में उल्टा है वैसे इसके काम भी उल्टे हैं, क्योंकि इसमें पहले ही कंक्लूजन दे दिया जाता है, देन इसकी डिटेल दी जाती है बाकी न्यूज़ की।
उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की जो सबसे लोकप्रिय और उपयोगी और बुनियादी समाचार शैली है। यह शैली जो है कहानी या कथा लेखन की शैली से उल्टी है, जिसमें क्लाइमेक्स जो है बिल्कुल आखिर में आता है। कहानियों में क्या होता है या फिर और भी कोई विधा है, जब उसमें लिखा जाता है तो क्लाइमेक्स जो है वो लास्ट में आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, न्यूज़ जब बन रही होती है तो क्लाइमेक्स पहले ही आ जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में तथ्यों को क्रम से प्रस्तुत किया जाता है। सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को तथा उसके उपरांत महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में रखा जाता है। घटते क्रम में मतलब फिर लीस्ट जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो फिर उनको लाया जाता है। तो इस तरीके से ये आप ग्राफ देखेंगे तो ये पॉइंट है, ये इसका मतलब ये हाईएस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, फिर इसका लीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला इंट्रो, देन बॉडी और फिर समापन। इंट्रो में आप आमुख लिखा जाता है और उसी आमुख में जो है हमें और फिर विस्तार तो दिया ही जाता है और फिर उसके बाद समापन किया जाता है, और इसके आमुख में और इसके इंट्रो में ही जो है हम कंक्लूजन देते हैं उल्टा पिरामिड शैली में। चैप्टर जरूर पढ़ें जिससे कि आपको पहले सारी डिटेल मालूम है, देन आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत इजी है, बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाएंगे, रटने भी नहीं पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 3, समाचार लेखन के लिए 6 ककार कौन से होते हैं और ये क्यों आवश्यक है? किसी घटना के संदर्भ में, यानी जब किसी घटना के बारे में बताया जाता है तो उसमें क्या, कहाँ, कब, कैसे और क्यों और कौन, समाचार के 6 ककार हैं। इनमें से प्रथम 4 प्रकार क्या, कब, कौन, कहाँ सूचनात्मक होते हैं और अंतिम जो 2 होते हैं क्यों और कैसे, ये विवरणात्मक होते हैं। सूचनात्मक यानी ये जो 4 हैं ये किसी भी घटना की सूचना देते हैं, और ये जो 2 हैं क्यों और कैसे, ये बाकी की डिटेल देते हैं। इसलिए ये 6 ककार बहुत जरूरी होते हैं। विवरणात्मक का मतलब डिटेल्स और सूचनात्मक का मतलब सूचना यानी इंफॉर्मेशन। कोई भी समाचार मूलतः इन्हीं ककारों को प्रस्तुत करता है, यानी कोई भी समाचार हो, वो सारे समाचार जो है अगर अच्छे से प्रेजेंट हो रहे हैं तो वो इसी पर बेस्ड होते हैं कि वो जो है इन्हीं 6 ककारों का उत्तर देते हुए एक अच्छा न्यूज़ बनाते हैं। प्रश्न नंबर 4, समाचार लेखन में इंट्रो, बॉडी व समापन क्या है? उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन को 3 भागों में बांटा जाता है, इंट्रो, बॉडी और समापन, जिसको हमने पिछले प्रश्न में भी डिस्कस किया है। इंट्रो के समाचार का आमुख भाग होता है। इंट्रो का मतलब आमुख, ये 4-5 पंक्तियां जो है समाचार की महत्वपूर्ण जानकारी देती है, और इंट्रो के बाद का भाग जो है बॉडी कहलाता है, जहां पर हम बाकी डिटेल्स दे देते हैं, बॉडी कहते हैं उसे। ये विवरणात्मक होता है। समापन भाग में उद्धरण व स्रोत की सूचना होती है। उद्धरण यानी कि उदाहरण या फिर एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, और फिर स्रोत की जो सूचना है वो सूचना जो है उसका स्रोत कहाँ से है, यानी जरिया कहाँ से, वो सूचना कहाँ से है, वो सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो इस तरीके से इंट्रो, बॉडी और समापन ये है किसी भी समाचार में। प्रश्न नंबर 5, समाचार पत्र में डेडलाइन से क्या मतलब है? समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है वह अवधि ही किसी समाचार पत्र के लिए डेडलाइन होती है। अधिकांशतः समाचार पत्र 24 घंटे बाद छपते हैं, अतः 24 घंटों की खबरें ही छपने योग्य होती हैं। उससे पहले घटित घटनाओं की सूचनाएं बेकार हो जाती हैं, अतः समाचार पत्रों के लिए 24 घंटे की अवधि जो है वो डेडलाइन होती है। उसकी डेडलाइन यानी कि उसकी आखिरी सीमा, कि इतने टाइम से इतने टाइम तक की जो न्यूज़ है वही न्यूज़पेपर में शामिल की जाएगी। फीचर लेखन क्या होता है? फीचर लेखन के बारे में समझते हैं। फीचर निबंध से भिन्न होते हैं। निबंध जो आप लिखते हैं उससे अलग होते हैं। किसी भी पुस्तक को पढ़कर आंकड़े इकट्ठे करके लेख लिखे जा सकते हैं, पर फीचर लिखने के लिए आप अपने आँख, कान, भावों, अनुभूतियों, मनोवेगों और अन्वेषण का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि आप कोई भी डाटा कलेक्ट करके जो है निबंध लिख सकते हैं, लेकिन जब फीचर लिखा जाता है तो हर एक व्यक्ति जो है बहुत एक्टिव होना चाहिए, और एक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ता है? अपनी आंखें खुली रखें, कान खुले रखें, भाव, आपके इमोशंस, आपकी अनुभूतियाँ जो है, आपके विचार जो आपके इमोशंस है, मनोवेग, मन में आने वाली जो तेज़ी से आने वाले जो विचार है, अन्वेषण, उनकी खोजबीन करने का सहारा जो है ये सब लेना पड़ता है, तब जाके एक फीचर तैयार होता है। फीचर बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, लंबा आरुचिकर यानी जिसमें इंटरेस्ट ना बन पाए, और बड़ा फीचर तो फीचर की मौत है, यानी कि ये तो फीचर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि वो लंबा हो और आरुचिकर हो और बड़ा हो। तो ये तीनों जो है इसके नेग्लेक्टिंग पॉइंट्स हैं। फीचर को मज़ेदार व दिलचस्प होना चाहिए। लेख लिखना आसान है पर फीचर लिखना उससे भी कठिन काम है।
कहने का अर्थ है कि फीचर जो है लिखना थोड़ा टफ है। अब इसके पॉइंट्स देखते हैं कि फीचर जो है नीरस और गंभीर नहीं हो सकता, यानी बिना किसी इंटरेस्ट के फीचर हो ही नहीं सकता, उसमें इंटरेस्ट बना हो ऐसा ही फीचर लिखा जाना चाहिए। और गंभीर यानी कि वो सीरियस नहीं हो सकता। दूसरा, फीचर ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर जो पाठक का हृदय प्रसन्न हो या फिर पढ़कर दिल खुश हो जाए उसका और दुख का दरिया बह जाए। तीसरा, फीचर का महत्व इस बात में है कि वह किसी बात को थोड़े से शब्दों में रोचकता और प्रभावी ढंग से कह दे। लेख हमें शिक्षा देता है, फीचर हमारा मनोरंजन करता है। तो आपको यहाँ पे इस पॉइंट से बहुत सारी बड़ी बातें समझ में आ रही होंगी कि लेख क्या है, हमें शिक्षा देता है, मोरल्स हमें मिलते हैं उससे। और जो फीचर होता है वो मनोरंजन वाला होता है, यानी जितने भी आपको इंजॉइंग जो राइटिंग सेक्शन होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, सारे फीचर में है। तो ये एक बड़ी बात है, बच्चों को यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फीचर जो होता है वो मनोरंजन के लिए लिखा जाए, मनोरंजन के लिए होता है। तभी आपने यहाँ पे पहला पॉइंट देखा होगा कि वो बिल्कुल भी नीरस यानी कि बोर करने वाला और सीरियस नहीं हो सकता है। और ना ही फीचर ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर पाठक का हृदय जो है प्रसन्न ना हो पाए, यानी उसको पढ़कर पाठक जो है खुश जरूर होना चाहिए और उसका दुख जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब फीचर क्या है, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखा जाता है और लेख जो है उससे हमें शिक्षा मिलती है। तो आप जितने भी पेपर में मनोरंजन वाले टॉपिक है उनमें ढूंढिए, उन फीचर्स को पढ़िए और उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा फीचर कैसे लिखा जाता है। फीचर में हमें अपनी मनोवृत्ति और अपनी समझ के अनुसार किसी विषय का या व्यक्ति का चित्रण करना पड़ता है। इसमें हास्य और कल्पना का विशेष हाथ रहता है, यानी इसमें हमें हंसी का भाव और कल्पना का भाव जरूर रखना होता है। फीचर जो है हमें अपनी मनोवृत्ति और अपनी समझ के अनुसार किसी विषय का या फिर किसी व्यक्ति का चित्रण करना पड़ता है और उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है कि वो हास्य का बन जाए और कल्पनाशील हो। फीचर जो है ऐतिहासिक और पौराणिक भी हो सकते हैं। हर वर्ष होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन आदि के अवसर पर पुरानी बातों को दोहराकर फीचर लिखे जाते हैं। यानी कि आप मान लीजिए लिख सकते हैं कि आपने पिछली होली भी ऐसे होली खेली थी कि बस आपको बहुत ही मज़ा आ गए थे, ऐसी होली हमने अपने जीवन में नहीं खेली। और फिर होली खेलने के तरीक़ों से आप बता सकते हैं और जिससे कोई भी व्यक्ति उस फीचर को पढ़कर हंस हंस के लोटपोट हो जाए। तो इस तरीके से आप फीचर लिख सकते हैं। इनमें विचारों की एक बंधी हुई परंपरा का निर्वाह किया जाता है। फीचर जो है धोबी, माली, खानसामा, घरेलू नौकर, चौकीदार, रिक्शावाला, रेहड़ी वाला, चपरासी आदि पर भी लिखे जा सकते हैं। फीचर चाहे जैसे भी हो, उन्हें लिखने के लिए दिल और दिमाग दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। अच्छा आरंभ होना चाहिए और खूबसूरत अंत करने पर फीचर की सफलता निर्भर करती है। तो इस तरीके से फीचर क्या होता है, आपको यहाँ पे बहुत हद तक चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। तो फीचर और लेख जो है वो क्या है, हमने बहुत अच्छे से समझा है कि फीचर और लेख में इतना बारीक फ़र्क है कि फीचर से हमें मनोरंजन से संबंधित लेख देखने पड़ते हैं और जो लेख है उसमें हम मोरल पढ़ते हैं, हमें मोरल देखने को मिलता है। आलेख लेखन की बात करेंगे अब यहाँ पर। आलेख लेखन की बात करेंगे कि अब आलेख क्या है। जैसा कि अभी हमने पिछले भाग में पढ़ा है आलेख या लेख जो है, फीचर और लेख में क्या फ़र्क है। अब यहाँ पर हम आलेख पढ़ेंगे। आलेख लेखन क्या है। आलेख लेखन, आलेख का लेख से गहरा नाता है। लेख हमने पढ़ा कि शिक्षा के लिए होता है और जो फीचर है वो मनोरंजन के लिए होता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं आलेख जो होता है वो लेख से गहरा नाता है उसका, ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हैं। इन दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आलेख को निबंध का ही रूप स्वीकार किया जाना चाहिए। लेख के आगे लगा आ उपसर्ग लेख के सम्यक और सर्वांगपूर्ण होने का द्योतक है। आलेख जो है मन की जिज्ञासा को तृप्त करने की क्षमता रखता है, यानी कि मन की जिज्ञासा यानी मन में आपके बहुत सारे प्रश्न आएंगे, आप उनके सारे उत्तर जब पा जाएं, आपको संतुष्टि मिल जाए, तृप्त हो जाए, तो उसकी क्षमता रखने वाला आलेख होता है। यह ताजगी से युक्त भावों से समाहित होता है जिसमें निम्नलिखित गुण विद्यमान होने चाहिए। यानी कि आलेख जो है बहुत हद तक निबंध से मिलता जुलता है और जो आलेख है उसमें जो है आपके हर एक प्रश्नों के उत्तर देने के भाव समाहित होते हैं। अब उसमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए। क्या? आलेख की जो भाषा है सरल, सरस और भावपूर्ण होनी चाहिए। तो ये हमें पता है पहले से, ये होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसका रीज़न हम इसी सेक्शन में शुरुआती में ही पढ़ चुके हैं कि ये सरल, सहज और सरस होने के क्या बात क्यों की जाती है। हर भाषा शैली और भाषा जो है इसी तरीके से क्यों बताई जाती है। दूसरा पॉइंट है इसमें पुरानी जिज्ञासाओं को तृप्त करने व नई जिज्ञासाओं को जागृत करने की क्षमता होती है। पुरानी जिज्ञासा, आपकी कोई पुरानी इच्छा थी,
आप उसको पूरी नहीं कर पाए, आप आलेख के द्वारा जो है उसको लिखकर उसको बता सकते हैं। देन नई जिज्ञासा जो है उसका भी जन्म यहाँ पर हो सकता है, जागृत हो सकती है, उसकी ये क्षमता रखता है आलेख। तीसरा पॉइंट, इसमें विचारों की प्रधानता होती है, यानी ये आपके विचारों पर बेस्ड होता है। आप एक तरीके से कह सकते हैं जिस तरीके से आप डायरी में लिखते हैं, अपने विचारों को, भावों को प्रेजेंट करते हैं, बहुत कुछ हद तक मैच करता है, पर आप इसे डायरी लेखन ना समझें। तो इसमें विचारों की प्रधानता होती है। चौथा, इसमें विश्लेषणात्मकता होनी चाहिए। विश्लेषणात्मकता क्या होती है? चीज़ें जो है आप यहाँ पर पहले जोड़ी जाएंगी, फिर उसका पक्ष और विपक्ष, तर्क और वितर्क, दोनों सब कुछ शामिल होगा इसमें, दोनों सेक्शन शामिल होंगे इसमें। ये किसी एक पक्ष को लेकर नहीं चलेगा। नेक्स्ट है कि ये महत्वपूर्ण विषयों, अवसरों, चरित्रों और व्यक्तियों से संबंधित होना चाहिए। अगला है, इसमें किसी भी बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है कि ये नवीनता और ताजगी से युक्त होना चाहिए। और अगला है, इसका आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे आलेख। तो आलेख के बारे में भी आप अच्छे से यहाँ पर समझ गए होंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों के साथ पेश होंगे। तब तक यहाँ पर आप समझिए कि फीचर लेखन, आलेख, लेख, ये सब क्या होते हैं, और साथ ही समाचार से संबंधित 6 ककार, 4 सकार जो है, ये सब क्या है। इन सब चीज़ों को पढ़ें और अपने टर्म टू एग्जामिनेशंस की जो तैयारियां हैं, प्रिपरेशन है, उसको यूं ही कंटिन्यू करते रहें चैनल के साथ बने रहकर। और इसी तरीके की और वीडियोस पाने के लिए चैनल के साथ यूं ही बने रहें। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर